जो है मीडिया प्रजातंत्र का एक मजबूत स्तंभ है। आप मजबूत रहोगे तो हमारा प्रजातंत्र भी मजबूत रहेगा। तो आपसे यही मेरा निवेदन है, जो मुद्दे हों जनहित के वो मजबूती से उठाओ। वो लोगों के हित में भी है, प्रजातंत्र के हित में भी है, आपके हित में भी है। नहीं तो सबके लिए प्रॉब्लम होगी। आज जैसा आप सबको मालूम है, जब भी मैं आता हूँ सभी साथियों से मिलने का प्रयास करता हूँ, ताकि कोई ये साथी नहीं कह पाए कि भाई हम रह गए, बात नहीं हुई, हमारे सवाल रह गए। तो सारे साथी सवाल भी पूछ लेंगे, लेकिन जो मुख्य 4-5 मुद्दे हैं जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो हमारे लिए बड़े ज़रूरी हैं। एक तो जो अभी इन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के सिलेक्शन के बारे में कहा कि भाई HPSC और HSS कमीशन सिलेक्ट करेगा, वो यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म करने का एक कदम होगा, जो कि शिक्षा के हित में नहीं है, और ना ही नई शिक्षा के जो शिक्षा नीति है केंद्र की उसके अनुसार है ये, ना ही UGC की गाइडलाइंस के अनुसार है, ना ही जो आपने यूनिवर्सिटी के रूल्स बनाए हुए हैं उसके अनुसार नहीं है। सब यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये तो एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की। ये पॉलिसी तो बात करती है ऑटोनॉमी कॉलेजेस को देने की, और ये यूनिवर्सिटीज़ का ऑटोनॉमी ख़त्म करने जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इसमें। उसके अलावा आप UGC की गाइडलाइंस देखें, ये गाइडलाइंस है UGC की, उसमें एक साफ प्रोविज़न है कि क्या कैसे सिलेक्शन होगी, किस पोस्ट के लिए क्या होगा। शॉर्ट टाइटल है एप्लीकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन सीनियर प्रोफेसर के लिए क्या होगी, इसके अलावा क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर होगा, नोटिफिकेशन हुआ है। सिलेक्शन कमेटी क्या है, सिलेक्शन कमेटी एग्जिट, जैसे यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वो तय करती है, और उसमें कौन कौन होना चाहिए या आप देखें हैं। हाँ, MDU में इसमें भी है वो कौन कौन होना चाहिए, दिखाना आगे। वो इस सारी यूनिवर्सिटीज़ का इसी गाइडलाइन के अनुसार ही तो बने हैं ना। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिलेक्शन कमेटीज एंड गाइडलाइंस ऑन सिलेक्शन प्रोसीजर UGC का है। उसमें कौन कौन होंगे, उसमें इन्होंने प्रोवाइड किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इन द यूनिवर्सिटी के लिए सिलेक्शन कमेटी फॉर द पोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी शैल कंसिस्ट ऑफ वाइस चांसलर और इज नॉमिनी and accommodation not below the rank of professor to be nominated by the visitor or vice chancellor. 3 experts in subject concerned nominated by vice chancellor out of the panel names. Dean of the faculty concerned, head chairperson of department and academician representing SC, ST, OBC, जो भी है, मतलब बाकायदा हर पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन और सिलेक्शन कमेटी UGC ने दी हुई है। अब जो सबसे बड़ी ये है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, और इसी प्रकार से जो यूनिवर्सिटी है, MD यूनिवर्सिटी है, उसकी अपनी सिलेक्शन कमेटी है। अपॉइंटमेंट्स की सिलेक्शन कमेटी फॉर अपॉइंटमेंट्स कौन कौन होगा, वाइस चांसलर होगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा, 2 आउटसाइड एक्सपर्ट्स होंगे। इस तरह अब करके इसी तरह हर यूनिवर्सिटी में, चाहे वो MD हो चाहे कुरुक्षेत्र हो, सबकी गाइडलाइंस है। इसका मतलब सारे जो यूनिवर्सिटीज़ के वो प्रोसीजर है सब खत्म हो जाएंगे। तो बल्कि आपको याद होगा पिछली विधानसभा में ये सवाल जब नकल का आया था, नकल के खिलाफ कानून, उस टाइम एक मिनट, तो उस समय ये कहा गया, मैंने सवाल उठाया था भाई ये तो फिर यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी खराब करेगा। जब यूनिवर्सिटी भी लागू करने की बात कही तो उस टाइम, और मैंने ये भी कहा था कि सिलेक्शन और ये जो है वो तो वो
लेने की बात हुई, वो ऑटोनॉमी खत्म करेगी यूनिवर्सिटी। उस टाइम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, नॉट लेस देन चीफ मिनिस्टर, उनने अश्योर किया था कि HS कमीशन और ये यूनिवर्सिटी में नहीं हम करेंगे, और उसका बाकायदा असेंबली की प्रोसीजर का टेप है मेरे पास। सुना दे भाई, कहाँ गया? चले क्या चीफ अडॉप्ट करेगी, ये आपका जैसी बात नहीं है। ऑटोनॉमी उनकी, बस ठीक है, ऑटोनॉमी तो है ही। अडॉप्ट करेंगे तो व्हाई वी इंटरफियर? नहीं, अगर एग्जाम में उनकी नियुक्तियों में एग्जाम में कोई नकल होती है और इस प्रकार का कोई फ्रॉड होता है, उसके पर लागू होगा क्यों नहीं होगा? आप ये नहीं होगा उसके पर। यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सिलेक्शन HSSB नहीं करेगा, ठीक नहीं करेगा, वो तो उनके अपने एग्जाम जो होते हैं उसके है, ऊपर एग्जाम खुद का ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस एश्योरेंस है। ये एक बहुत बड़ा ऐसा फैसला होगा जो शिक्षा पर बड़ा भारी उल्टा प्रभाव डालने वाला। सीएम ने भी खड़े होकर कहा ना, हमने किया ना हम करेंगे। सीएम तो इनसे बड़ा है, नो लेस देन सीएम। और इसी वास्ते आप देख रहे हैं यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो है 2021 की, जो 9 सितंबर को रैंकिंग आई है, हमारी एक यूनिवर्सिटी के सिवाय पहली 100 में नहीं है पूरे देश में, एक्सेप्ट ये MDU 76वें नंबर पे है, और बाकी ये कुरुक्षेत्र 119वें स्थान पे होगी, जो मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटियों में से थे। वो आपके सामने है। आज ध्यान देना चाहिए इनको। 34,000 तो टीचर्स की वैकेंसी हैं, और प्रदेश में 50% ऐसे स्कूल और कॉलेज हैं, 50% से भी ऊपर होंगे, जहां हेड नहीं है, कहीं हेडमास्टर नहीं है, या प्रिंसिपल नहीं है, या वो नहीं है। ये स्थिति है इसमें, इसकी जो विदाउट हेड है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए भाई। शिक्षा भर्ती करो। परवाना जी आ गए? अच्छा है, तो ये आपके सामने है। और जो इन कंसल्टेंस विद UGC गाइडलाइंस और जो सेंटर की एजुकेशन पॉलिसी है, इन कंसल्टेंस उनके करना चाहिए, ना कि उनकी ऑटोनॉमी ख़त्म करें। और ये सब आप देख रहे हैं, हर यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटीज एम्प्लॉइज और जो भी हैं बड़े पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं, सबका इसमें रिएक्शन है। तो ये कोई ठीक फैसला नहीं है। मेरा सरकार से आग्रह, तुरंत इसको वापस ले। दूसरी बात, जहाँ तक किसान की बात है, दूसरा इशू मेरा किसान की बर्बादी की तरफ है। ये इनके कोई सा घोषणा पत्र उठा के देख लो आप। ये है BJP JJP का कि एक एक दाना खरीद करेंगे हम MSP पे, एक एक दाना की खरीद का एश्योरेंस था। तो क्या बाजरे में क्या हुआ? बाजरे में 600 इन्होंने 72 रखा, और बाजरा बिका 800-900। वैसे भाव उसका 2250 MSP नहीं मिला। और ये कोई वो बात नहीं, आपके अखबारों की मैं इतनी ढेर सारी वो दे सकता हूँ कटिंग्स, जिसमें ये है बाजरा का नहीं मिला। इसी प्रकार से धान की ये देखो, PR नहीं बिका तो गांव बड़ौली के किसान आत्महत्या की चेतावनी तक दे रहे हैं, और कहीं मंडी बंद कर रहे हैं, कहीं ताला लगा रहे हैं, और इन्हें ऑल ऑफ सडन खरीद बंद कर दी, और MSP नहीं दे रहे उसकी। और धान खरीद में आज से 2 साल पहले भी कहा घोटाला हुआ कि हम जांच कराएंगे, उसकी जांच की रिपोर्ट कहाँ है? भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। आज जो जांच की बात कही, जांच इस साल भी बहुत जबरदस्त घोटाला हुआ है। हाँ, मतलब जिस प्रकार से घोटाला किया, यहाँ के खरीदार तो, यहाँ के किसान को तो धान खरीदा नहीं, बाहर से खरीदते हैं। और ये भी कमाल की बात है, 1960 रुपए जो MSP है, उसकी रसीद उतनी ही कटती है, लेकिन किसान पर कटौती लगती है। वो कटौती का पैसा कहाँ जाता है? मॉइस्चर के नाम का। लेकिन FCI और वहां से तो 1960 पेमेंट हो रही है।
तो ये बहुत गंभीर विषय है और किसान को हर चीज़ का परेशानी देख रहा है। अब यह रोज बयान आ जाता है सरकार की तरफ से, कभी किसी मंत्री का कभी किसी का, कि भाई खाद की कोई कमी नहीं है हरियाणा में। तो मेरा एक ही सवाल है, खाद की कमी नहीं है तो मेरी बहन बेटियां लाइन में क्यों खड़ी है? क्यों अखबार वाले फोटो देते हैं उन्हें? एक एक कट्टे के लिए सवेरे बैठती हैं शाम तक जाती है। कमी नहीं है तो ऐसा तो मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं हमारी बहन बेटियां लाइन में खड़ी हों। तो इस प्रकार से जो तीसरा मुद्दा मेरा है स्वास्थ्य का। कोरोना आया, महामारी थी, सबने लड़ाई लड़ी, लेकिन सरकार ने क्या कदम उठाए? कोई खाली जगह जितनी है वो जगहें भरी गई क्या? कोई बेड बढ़ाया गया क्या? अभी ये डेंगू आया, मतलब बहुत सारे अस्पताल तो ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के जहाँ डेंगू की जो मशीन टेस्ट करती है ना, प्लेटलेट्स की सेपरेट करती है, वही अवेलेबल नहीं है। डेंगू टेस्ट का पूरा किट अवेलेबल नहीं है और लोगों को बेड भी मिलने में परेशानियां हैं, बेड भी नहीं मिल रहे, बहुत सारी परेशानियां हैं। तो कोई चारी इनकी हेल्थ वो है नहीं और इनकी सरकार की लापरवाही इस बात से नजर आती है। 2021 और इसकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद मिली है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेटों को दिए हैं। हमारे पड़ोसी पंजाब को 400 करोड़ और हिमाचल को शायद 80 करोड़ के करीब दिया है, लेकिन 98 करोड़, लेकिन हरियाणा को एक पैसा नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्लेम ही नहीं रखा अपना। इससे ज़्यादा निष्क्रिय इग्नोरेंस या आप कहते हो इनएक्टिवनेस किसी का सरकार की मैंने देखी नहीं है। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं इंप्रूव नहीं किया। कोई नया अस्पताल 7 साल में नहीं बनाया इन्होंने, कोई नए बेड नहीं बताए ये कोरोना के बाद, जबकि हम बार बार कह रहे हैं भाई अभी तीसरी वेव का भी कोई वो नहीं है। हालांकि देखो भगवान ठीक करे, ना आए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेकेंड वेव में तो बहुत ज़्यादा डेथ्स गई। और चीफ मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस ही कहा था, जब हमने कहा भाई जो ऑक्सीजन की कमी से कोरोना में डेथ हुई, तो उन्होंने कहा नहीं हुई। फिर उन्होंने हमारे को अश्योर किया था कि मैं हाई लेवल ऑफिसर कमेटी बनाऊंगा और वो हर जिले पे जाके देखेंगे, लेकिन अब तक वो कमेटी नहीं बनी। अब तो डेंगू भी आ गया, कोई कमेटी नहीं बनी। इस वास्ते ये आपके सामने है। और जो बेरोजगारी में जो हरियाणा नंबर 1 हो गया है और जो युवाओं की आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि भाई 75% हम वो लेंगे, और जो स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट है वो 5 साल के उसमें रख दिया, 15 साल से घटा के। अरे 80% महाराष्ट्र में भी है, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट तो 15 साल वाले को मिलता है। किसी भी स्टेट में देखो, कहीं भी हिंदुस्तान में किसी प्रदेश में 5 साल वाले को स्टेट रेजिडेंसी नहीं मिलती है, जिसको हम पहले डोम मिसाइल कहते थे सुप्रीम कोर्ट की। अब डोम मिसाइल तो देश के लिए हो गया, लेकिन स्टेट रेजिडेंसी है जो इन्होंने रिजर्वेशन रखी है 75%। नौकरियां बढ़ाई कहाँ हैं? किसको नौकरियां मिली हैं? अभी 2021 में कोई 180 SDO सिलेक्ट हुए इलेक्ट्रिकल, उसमें से केवल 22 हरियाणा के हैं। ये निकाल कर ये देखो, मैं तो आपकी खबरों से पढ़ता हूँ। SDO इलेक्ट्रिकल के 180 पदों की भर्ती में हरियाणा के कुल 22 ही हुआ, और उससे पहले हुए थे 80 में से 2। तो कहाँ जाएंगे हरियाणा के? है 80 की भर्ती में से केवल 2 प्रदेश के। तो ये युवाओं के साथ भविष्य खिलवाड़ है। हमारे इतने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इतने इंजीनियर हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी यार। उनको आंखों में धूल झोंकने के लिए कह रहे 75% कर दिया, और रेजिडेंसी का सर्टिफिकेट 5 साल का कर दिया। तो ये उनको धोखा देने किसी भी स्टेट में नहीं है। ये इनको वापस करना चाहिए। अगर हरियाणा के लोग बच्चों का भविष्य देखना है तो 15 साल ही रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। 5 साल का कोई हरियाणा के उसको लोग को फायदा नहीं होगा इसमें। और आप देख रहे हैं कि आज बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गया। क्यों?
ये तो नौकरियां छोड़ो, सरकारी नौकरियां जो 2014 में सरकारी जो थे एम्प्लॉयज गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के 4 लाख थे, आज घटकर 2,80,000 हो गए। और घटाने पर है, बढ़ाने का काम नहीं। इतनी पोस्टें खाली हैं, हर साल 2.5 लाख लोग बेरोजगार बढ़ रहे हैं, लेकिन 4% को ही रोजगार मिल रहे हैं। जब सरकारी नौकरियां घट रही हैं तो यहां तो इंडस्ट्री का तो पलायन हो रहा है। आज सबसे ज्यादा बेरोजगारी फरीदाबाद में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी जहां पे भी इंडस्ट्रियल स्टेट है वहां पे, और किसान का हुआ है नहीं। और रख रखाव ऐसा है कि आप ये बता दें कि मलिक साहब बता रहे थे आज कि कोई भी ड्रेन की सफाई नहीं है। क्यों? मनरेगा का इस्तेमाल नहीं कर रहे। जो सही काम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रहे। इसी प्रकार से महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब आदमी का तो जीवन दुर्लभ हो गया है। क्यों? खासतौर पर हरियाणा में आप देखो, पहले हरियाणा में सबसे सस्ता डीजल था हमारे टाइम में, अड़ोसी पड़ोसी प्रदेशों में। आज हरियाणा में पंजाब से भी महंगा है डीजल, हिमाचल से भी महंगा और चंडीगढ़ से भी महंगा हरियाणा में। और गैस की तो आप पूछे मत। यहां तो ऐसा हो रहा है कि एक आदमी जो है वो रेस्टोरेंट पे खाने चला गया, डोसा उसने ऑर्डर किया, 2 डोसे खाए उसने, एक डोसे का बिल 40 रुपए और एक डोसे का बिल 50 रुपए। तो उसने कहा, अरे ये क्या तमाशा, वैसा ही डोसा है, वही रेस्टोरेंट है, वही मैं खाने वाला हूँ, एक डोसे का 40 दे दिया तुमने, एक डोसे का 50। बोला जी पहले के बाद जब दूसरा डोसा है तो मैं क्या इसका भाव बढ़ गया था, इस बार दूसरे डोसे का 50। तो इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है, इतनी तेजी से महंगाई बढ़ रही है कि गरीब आदमी और मध्यम वर्गीय लोगों का तो मुश्किल ही है। हाँ, तो पेपर लीक में देख लो, बेरोजगारी के हिसाब में पेपर लीक, कितने पेपर लीक हो चुके। मेरे को समझ में नहीं आता क्या सरकार को क्या संकोच है, किसको बचाना चाहते हैं ये रोज इतने ऐसा कमीशन के और उसके घोटाले बाहर आ रहे हैं, मतलब परचून की तरह नौकरियां बिक रही है। तो पेपर लीक की सीबीआई इंक्वायरी कराने में क्या संकोच है, जो हमारी शुरू से मांग है, असेंबली में भी जोर से रखा हमने, और फिर विधानसभा का जो आएगा उसमें भी हम जोर से रखेंगे इस बात को, पेपर लीक का मामला वो करें। और हम पूरा देश 75वीं आज़ादी की वर्षगांठ मना रहे हैं। मैं भी 75वें साल में हूँ भाई, मैं भी 47 में पैदा हुआ था जब देश आज़ाद हुआ। देश 15 अगस्त को हुआ था, मैं 15 सितंबर को पैदा हुआ था, ठीक है, 1 महीने बाद। किसने देश आज़ाद कराया? एक आदमी नहीं, 100 साल के संघर्ष ने, 90 साल के संघर्ष ने। 1857 में हमने पहला आज़ादी का संघर्ष शुरू किया था, मंगल पांडे ने अंबाला से शुरू किया था, और 6 घंटे के बाद मेरठ में पहुंचा और पूरी देश में वो फैला, रानी झांसी और सब पूरे देश में वो आज़ादी की लड़ाई गई और निरंतर लड़ते रहे। बीच में लोगों ने कुर्बानियां दी, लोग फांसी पे टूटे, कितने शहीद भगत सिंह और कितनों का मैं नाम दे सकता हूँ, लोग जेलों में सड़े रहे, और लाखों लोग ऐसे हैं जैसे बहुतों को नाम पता है, गांव पता है, कुर्बानी क्या की ये पता है, जेल का रिकॉर्ड है, लेकिन लाखों लोग ऐसे भी हैं जिनका ना नाम पता ना गांव पता, उन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी की पूरी जवानी। आज 75वां साल हम मना रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मेरे को कहना पड़ता, हरियाणा में 7 साल में ना तो स्वतंत्र सेनानी की कोई पेंशन बढ़ी 1 पैसा, और एक समिति होती है जो उनके वेलफेयर, फ्रीडम फाइटर वेलफेयर कमेटी होती है, उसका गठन ही नहीं कर रखा। क्या है, 75 साल में हमने भाई जिन लोगों की वजह से हम आज़ाद, उनका उसका गठन ही नहीं कर रखा इन्होंने। और ये हमारे विधायक ने उठाया भी था मेरे ख्याल में, है इसे उठाया भी था, लेकिन अब तक गठन नहीं हुआ। पिछले विधानसभा में उसका उठा, तो ये आपके सामने है। अब जैसे मैंने कर्मचारियों की बात कही थी, पहले
हमारे समय में एक कर्मचारी 31 लोगों पर का भार था और अब 95। हमारी इतना मतलब कटौती होगी, पॉपुलेशन बढ़ गई लेकिन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज घट गया, तो इसी वास्ते भ्रष्टाचार बढ़ गया, चरम सीमा पर है। एक कोई मतलब जो जिसके कोई नहीं होता, किसी को कुछ बना देते हैं, किसी कुछ बनाते हैं। और मैं तो आखिर में एक ही बात कहूँगा, बाकी आपके सवालों की इंतजार करूँगा तो पूछेंगे। सब कुछ खत्म करने में लगे हैं, नौकरी, व्यापार, जंगल देख रहे हैं आप, अरावली को भी खत्म कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं आजाद। जंगल, पहाड़ और नदी, जो हमने जो नहर खोदी थी, ये दादूपुर नलवी नहर, कृषि, भाईचारा, कानून व्यवस्था और संस्थाएं जैसे यूनिवर्सिटीज की वो कर रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, शांति और सुरक्षा, सब कुछ खत्म करने पे लगे हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, अरे भाई कुछ तो छोड़ दो, हरियाणा में कुछ तो छोड़ दो। तो ये आज परिस्थिति हो गई, आज कानून व्यवस्था से लेकर अब आप देख रहे हैं किस प्रकार से जो राष्ट्र में जिन्होंने अपना नाम कमाया, महिला पहलवान, उसको किस तरह से गोली, उसकी माँ, उसकी भाई को भी, उसकी माँ को भी रोज ऐसे हो रहे, मतलब किसी को अदालतों में गोलियां चल रही है, किसी को लगता ही नहीं है हरियाणा में सरकार है, ऐसा प्रतीत होता है सरकार है ही नहीं। अब सभी साथियों से 1 by 1 कोई भी सवाल पूछ सकते हैं।